हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं राजेंद्र पंचोली जेनिथ पॉइंट ऑनलाइन में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम हिंदी ग्रामर की शुरुआत कर रहे हैं, हिंदी व्याकरण की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हिंदी व्याकरण में जो प्रश्न बनते हैं परीक्षापयोगी और जो परीक्षाएं जिनमें हिंदी से संबंधित, हिंदी व्याकरण से संबंधित जो सिलेबस लगाया जाता है उसमें एसआई है, जनरल अकाउंटेंट है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीट है। हिंदी व्याकरण जिस भी परीक्षा में लग रही है उसमें निश्चित टॉपिक होते हैं। उसमें दो प्रकार के बिंदु होते हैं। पहले वे बिंदु जो व्याकरणिक दृष्टिकोण से रखे जाते हैं, जिनमें नियमावली होती है। दूसरे वो बिंदु जो हिंदी एक भाषा होने के नाते उसके शब्दकोश से संबंधित होते हैं। हिंदी शब्दकोश के अंतर्गत पर्याय है, आपके विलोम है, एकार्थी है, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द है, वन वर्ड जिनको अपन बोलते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इस तरह के जो शब्दकोश से संबंधित बिंदु है वो आते हैं। लगभग 5-7 बिंदु ये हो जाते हैं, 5-7 ग्रामेटिकल जो आपके व्याकरणिक बिंदु हैं वो हो जाते हैं। दोनों का बराबर वेटेज होता है। एसआई में पूरे का पूरा पेपर 100 नंबर का होता है। उसमें लगभग संपूर्ण ग्रामर हिंदी की आती है, संपूर्ण व्याकरण आती है। उसी प्रकार जनरल अकाउंटेंट में महत्वपूर्ण रोल रहता है हिंदी का, और आरपीएस से ये परीक्षा लेती है दोनों ही। तो इस प्रकार आपके हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में जो बिंदु लगे हुए हैं उनको सीखना, संपूर्ण हिंदी व्याकरण की जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपने किताबों में या अपने खुद के स्वाध्याय से हिंदी व्याकरण पढ़ी है और हर बार परीक्षा देते हो, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूं और आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। हिंदी व्याकरण की ही बात नहीं कर रहा, आपका जो लक्ष्य है, जिस प्रतियोगी परीक्षा में आप बैठ रहे हैं, आप परीक्षार्थी बन रहे हैं, उस परीक्षा का एक नियम बना लीजिए कि मेरे सिलेबस में जो भी बिंदु लगे हुए हैं, जो भी सब्जेक्ट लगा हुआ है, जो विषय लगा हुआ है, उस बिंदु को, उस विषय को सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस विषय में ये बिंदु लगे हुए हैं। केवल पता ही नहीं, याद होना चाहिए, मुंह से कंठस्थ होने चाहिए कि ये बिंदु लगे हुए हैं। फिर दूसरी बात, एक सामान्य सी बात रहती है विद्यार्थियों के बीच कि जो परीक्षा है उसमें जो सिलेबस है उसको केवल रीड कर लो, ऑप्शन देखते ही याद आ जाएगा। दोस्तों, ऑप्शन के भरोसे रहे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। जो भी याद करो ऐसा याद करो बिना ऑप्शन के, डायरेक्ट आंसर आप बोल सको, मौखिक या लिख सको। लिखित एग्जाम होता है, उसमें कौन से ऑप्शन आते हैं? लिखित एग्जाम में प्रश्न दिया जाता है, चाहे वो एक लघुत्रात्मक हो, अति लघुत्रात्मक हो, या एक शब्द का आंसर हो। केवल आपको याद होगा तो लिखोगे, नहीं याद होगा तो नहीं लिखोगे, सिर्फ खाली स्थान होता है नीचे। वही पैटर्न समझ करके आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करिए, बिना ऑप्शन के याद करिए, आपकी बहुत ज़्यादा मजबूत तैयारी हो जाएगी। और जब एग्जाम देने जाओगे तब आत्मविश्वास से भरपूर रहोगे कि हाँ, मैं इस परीक्षा के लिए कुछ तैयारी करके आया हूँ और मुझे सब कुछ आता है, ऐसा महसूस करोगे आप। और ये महसूस जो है ना, आत्मविश्वास, यही परीक्षा में हमें विजय प्राप्त करवाता है, यही हमें बढ़त दिलवाता है। इसी तरीके से मैं आज यहाँ पर बात कर रहा हूँ हिंदी वर्ण विचार की। हिंदी व्याकरण का अपना जो बिंदु है उसमें पहला जो बिंदु है, अपना टॉपिक है, वो है वर्ण विचार, वर्ण परिचय। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आप ये कहो कि सर हमारे वर्ण विचार हमारे सिलेबस में है नहीं, जो भी, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी परीक्षा या किसी परीक्षार्थी की बात नहीं कर रहा, जो भी आप देख रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि वर्ण विचार आपके टॉपिक में हो या नहीं हो। जिस प्रकार आप पढ़ने से पहले प्राथमिक कक्षा में जब वर्णमाला सीखे थे, क ख ग या ए आ ई जो स्वर सीखे थे, तो वहाँ पर उनके बाद में ही आपको हिंदी भाषा की पुस्तक पढ़ना आया था। यदि वो वर्णमाला ही नहीं सीखते तो हिंदी भाषा की पुस्तक पढ़ सकते थे क्या? नहीं पढ़ सकते थे। उसी प्रकार हिंदी व्याकरण का अध्ययन करने से पहले हमें वर्ण विचार वाला जो बिंदु है उसको बड़े तरीके से, बहुत गहनता के साथ में उसका अध्ययन करेंगे। और ध्यान दीजिए, ऐसा अध्ययन करेंगे, ऐसा अध्ययन मैं आपसे करवाऊंगा कि आपको याद करने के साथ साथ में भविष्य के लिए भी एक बहुत मजबूत स्थिति के साथ में आपके मन मस्तिष्क में वो बातें विद्यमान रहेगी लंबे समय तक, लंबी समय अवधि तक। ठीक है,
यहां पर मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि जो भी हिंदी व्याकरण है, हिंदी ग्रामर है, उसका पहले एक बार आप परिचय ले लीजिए। टॉपिक के अंदर, बिंदु के अंदर यदि हम पढ़ने लगे तो हम एक एक बिंदु को गहनता के साथ पढ़ेंगे। पहले हम एक बार हिंदी व्याकरण की समझ विकसित करते हैं कि व्याकरण में होता क्या है, हिंदी व्याकरण किन चीज़ों से बनी है, इसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है। ये पारिभाषिक शब्दावली में बात करने से पहले हम यहाँ एक थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। देखिए, 3 शब्द हैं, एक वर्ण, एक शब्द, एक वाक्य। ठीक है, हमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक व्हीकल की आप सवारी करते हो, राइडिंग करते हो, मोटरसाइकिल चलाना आप सीखते हो, तो सबसे पहले सीट पर बैठने से पहले, हैंडल पकड़ने से पहले, या 4 व्हीलर आप कुछ भी चला रहे हो, तो आपके दिमाग में ये प्रश्न बनता है कि मुझे करना क्या है उस सीट पर बैठ करके। पहले पूछते हो, नहीं पूछते कि इसमें कितने गियर हैं, कौन सा गियर आगे लगेगा, कौन सा गियर पीछे लगेगा, क्लिच कब दबाना है, ब्रेक कब दबाना है, कितना घुमाना है, ये सारी बातें पहले बिल्कुल अवगत कर लेते हो, समझ लेते हो। उसके बाद में उस सीट पर विराजमान होते हो और फिर उसको क्रियान्वित करने के लिए आप में हिम्मत आती है कि हाँ, मुझे सारी चीज़ें पता है, अब मैं इस चीज़ को क्रियान्वित कर सकता हूँ, अब मैं इस चीज़ को प्रयोग में ले सकता हूँ। उसी प्रकार हिंदी के अंदर, हिंदी व्याकरण के अंदर हमें बिंदुओं को पढ़ने से पहले एक बार मैं आपको उस व्याकरण के बारे में कि उसमें कहाँ क्या होता है, कहाँ कौन सी चीज़ आती है, सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में उन शब्दों की समझ विकसित करना चाह रहा हूँ। तो एक बार देखिए आप ध्यान से, 3 शब्द होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। ये 3 अवयव हैं जो हिंदी ग्रामर को बनाते हैं। यहाँ पर वर्ण की मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये 2 प्रकार के हैं हिंदी ग्रामर में, एक स्वर, एक व्यंजन। ये स्वरों का अध्ययन हम करेंगे 10 प्रकार से, इन व्यंजनों का अध्ययन करेंगे हम 6-7 प्रकार से। ठीक है, ये जो अध्ययन के आधार हैं ये हम आगे देखेंगे। सिर्फ हमें यहाँ ये ध्यान रखना कि वर्ण 2 प्रकार के बताएं। ये जो शब्द हैं, इन शब्दों को 4 भागों में बांटा गया हिंदी व्याकरण में। पहला जो भाग है वो है उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा जो भाग है शब्दों का वो है व्युत्पत्ति के आधार पर। तीसरा जो भाग है वो है रचना के आधार पर। और चौथा जो भाग है वो है अर्थ के आधार पर। ठीक है दोस्तों, अब व्युत्पत्ति के आधार पर कौन से होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर कौन से होते हैं, रचना के आधार पर 2 भाग हैं, ये कौन से होते हैं, अर्थ के आधार पर कौन से होते हैं। जब ये चीज आपके मन मस्तिष्क में रहेगी कि शब्द क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके अंदर कितने भेद होते हैं, कौन सा शब्द कहाँ रखा जाता है, पहले हम किसी व्याकरणिक बिंदु को पढ़ने से पहले ये सामान्य परिचय देखेंगे। इसके बाद में वाक्य है, जो वाक्य मैंने लिखा था, इसमें वाक्य में हम इस प्रकार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले वाक्य के अंग होते हैं, फिर वाक्य के उपवाक्य होते हैं, फिर वाक्य की रचना के आधार पर भेद पढ़ेंगे, फिर अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ेंगे। ये 8 प्रकार के होते हैं, पूछा जाता है संख्या में। तो ये जो संरचना है कि वर्णों का जब अध्ययन करते हैं तो 2 भागों में बांटकर करते हैं, शब्दों का जब अध्ययन करते हैं तो 4 भागों में बांटकर करते हैं, वाक्य का जब अध्ययन करते हैं तो इस प्रकार जो इनके वर्गीकरण के बिंदु बनते हैं उनके आधार पर बांट करके करते हैं। जब हमें ये इंडेक्स याद हो जाएगी, ये रूपरेखा याद हो जाएगी, तब हमें अंदर व्याकरण में जो भी अध्ययन करेंगे उसमें पढ़ने में मजा आएगा। और आपको ये पता रहेगा कि अभी मैं वर्णों का अध्ययन कर रहा हूँ, वर्णों के बाद में मैं शब्दों का अध्ययन करूंगा, शब्दों में ये टॉपिक हैं, ये शब्द के अंतर्गत कौन से भाग में आते हैं, वाक्य है क्या, रचना, वाक्य किस प्रकार की रचना के आधार पर कैसे बनते हैं, वाक्य के अंग क्या हैं। तो एक बार जब हम व्याकरणिक बिंदु पढ़ रहे हैं, अंदर टॉपिक का विस्तृत अध्ययन करेंगे, उससे पहले हमें ये रूपरेखा जानना बहुत जरूरी है। ये रूपरेखा मैंने स्लाइड में ले रखी है केवल समझाने के लिए, क्योंकि स्लाइड में वर्ण, शब्द और वाक्य तीनों एक ही स्लाइड में नहीं आ रहे। पहले मैंने वर्ण बताए, फिर मैंने शब्द बताए,
फिर मैंने वाक्य बताए। तो तीनों की जब तक खत्म नहीं होती, उसका मतलब आप अगर चाहो तो अपनी नोटबुक में जो पेज है, दोनों कॉपी के जो दोनों पेज हैं, उसमें दोनों तरफ से लंबी लाइन खींच करके ये वर्ण, शब्द और वाक्य, इनकी जो रूपरेखा है उसको एक साथ नोट कर सकते हो और उसको कंठस्थ कर लो। उसके बाद में हिंदी ग्रामर पढ़ना शुरू करो। जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं उसमें यही नहीं पता कि ये बिंदु है कहाँ, किस चीज के अंतर्गत आता है, इसका वजूद क्या है, तो फिर अंदर उसको पढ़ने का कोई महत्व ही नहीं निकलता। तो ये चीज आपको याद ही नहीं, कंठस्थ होनी चाहिए, समझ ही नहीं, रटना, बिल्कुल रट लो इसको कि कौन सा बिंदु कहाँ आ रहा है। देखो, रटना और याद करना दो चीजें हैं दोस्तों। यहां पर एक फिक्स इस तरह से रखोगे ना कि केवल समझूंगा समझूंगा, कोई चीजें समझने की होती है, कोई चीजें रटने की होती है। जो चीज जहां पर रटने की है उसको रट लो, कंठस्थ कर लो, कंठस्थ बिल्कुल उसे कहते हैं रटना। और जो चीज समझने की है उसे समझ लो। दोनों ही तरीके से काम करते चलो, तब जाकर के हमें अपने क्षेत्र में पारंगतता हासिल होगी, तब हम दक्ष बनेंगे। ठीक है, दोनों ही तरीके अपनाओ। बात करते हैं हिंदी व्याकरण की पारिभाषिक शब्दावली की, उसके बाद में फिर हम अध्ययन करेंगे वर्णों का। यहां पर दोस्तों कुछ चीजें हैं। देखिए, एक तो है वर्ण, एक अक्षर, एक शब्द, एक पद, एक वाक्य है, एक भाषा है, लिपि है और व्याकरण। इन सब के बारे में सामान्य परिचय मैं आपसे करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि ये है क्या चीज़ें, यहाँ पर इनको किस प्रकार से देखते हैं और इनका क्या महत्व है, उसके बारे में हम बात करते हैं। वर्ण, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी व्याकरण में जो वर्ण है उसे किसी भी भाषा की, हिंदी हो या अंग्रेजी हो या संस्कृत हो, किसी भी भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई मानते हैं वर्ण को। ये बात आप ग्रामर में लिखी हुई देखते हो, छोटी से छोटी इकाई, छोटी से छोटी इकाई मानते हैं हम वर्ण को। इसके बारे में एक चीज और लिख सकते हैं कि इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ये दूसरी बात, ये भी आपने परिभाषा में लिखा है, वर्णों की में पढ़ा है, ये भी पढ़ा है। यहां पर एक अलग बात है, वो क्या है? ध्वनि होती है, ध्वनि इसमें नहीं है। ध्वनि से समझो, किसी वह ध्वनि जो किसी भाषा के रूप में लिपिबद्ध की जा सके, उस ध्वनि का कोई निश्चित आकार हो, कोई निश्चित चिन्ह बना दिया गया हो, वह ध्वनि जिसका भाषा के अंतर्गत एक निश्चित चिन्ह हो, निश्चित आकार हो, उसे वर्ण कहते हैं। सही मायने में समझने की बात यह है कि वह ध्वनि जो भाषा में निश्चित चिन्ह रखती हो, वर्ण कहलाते हैं। वर्ण कहलाते हैं। वह ध्वनि जिसका किसी भाषा में निश्चित चिन्ह है, वर्ण कहलाते हैं। ध्वनि किसी भी प्रकार की हो सकती है। यदि गेट पे हम डंडा मारते हैं, टक टक की आवाज आती है, वो भी ध्वनि है। कोई जानवर बोल रहा है, वो भी ध्वनि है। किसी बर्तन के गिरने की आवाज आई, वो भी ध्वनि है। लेकिन क्या बर्तन के गिरने की आवाज को हम लिख सकते हैं कि ये इस प्रकार से आवाज आई? गेट पर डंडा मारते हैं, टक टक की आवाज आती है, गेट खटखटाते हैं, खटखटाने की ध्वनि लिख सकते हैं कि इस प्रकार की ध्वनि आई? लेकिन किसी भी ध्वनि का यदि लिपि चिन्ह निर्धारित किया गया हो, ध्यान देने की बात यह है कि उसका लिपि चिन्ह निर्धारित हो। क्या बालकों? उसका लिपि चिन्ह निर्धारित हो, वो ध्वनि कहलाएगी वर्ण। किसी भी ध्वनि का यदि लिपि चिन्ह निर्धारित हो तो वो ध्वनि क्या कहलाएगी? वर्ण कहलाएगी। किसी भी ध्वनि का लिपि चिन्ह निर्धारित हो तो वो ध्वनि क्या कहलाएगी? वर्ण कहलाएगी। ठीक है, आगे देखिए।
वर्ण की बात हो गई। इसके बाद में हम वर्णों का विस्तृत अध्ययन करेंगे और ऐसा अध्ययन करेंगे, आपने वर्णों के भेद पढ़े होंगे, जो स्वर आप पढ़ते हो उसमें 2, 5 या 6 भेद पढ़ते हैं। मैं आपको बताऊंगा स्वरों के 10 भेद, 10 भेद, उनके बारे में हम बात करेंगे आगे। हर चीज़ आप अलग पाओगे और प्रमाणिक पाओगे। देखिए आगे बात करते हैं अक्षर की। इसमें 2 शब्द हैं, अ धन क्षर। यहां से हम ले तो यहां का जो अर्थ निकलता है यह क्षय यानी व्यय होना, और इसके आगे निषेधात्मक अर्थ में लेंगे, निषेध अर्थ आ गया अर्थात जो व्यय नहीं हो, जिसमें टुकड़ा नहीं हो, वो कहलाता अक्षर। तो इसको अगर हम समझना चाहें तो इसको समझेंगे कि किसी भी व्याकरणिक उच्चारण से पहले एक ध्वनि जो विस्फोट के रूप में उत्पन्न हो, एक झटके के साथ उत्पन्न हो, अक्षर कहलाती है। अक्षर का मतलब केवल एक वर्ण नहीं होता, एक ध्वनि होती है जो एक साथ बोली जाती है, जिसको एक झटके के साथ एक साथ बोल देते हैं, वो ध्वनि कहलाती है अक्षर। अक्षर में अगर हम बात करें तो एक वर्ण के भी होते हैं, जैसे जी, हाँ, मैं, तू, ठीक है। अगर दो, जैसे इसको आगे वर्ण बढ़ाएं तो आइए, आप कह सकते हो, आप, आइए, आइएगा, आइएगा, अध्यापिकाएं। अब इसमें कितने अक्षर हो गए, कितने वर्ण हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 वर्ण। ये अध्यापिकाएं एक साथ बोल दिया, अध्यापिकाएं, विशेषज्ञ, ठीक है, तो ये अक्षर हैं। यहां पर जैसे संत, अंत, शांत, ऐसे शब्द जिनके उच्चारण में 2 बार ऐसा नहीं हो कि 2 टुकड़ों को बोल करके, जैसे राजमाता। अब राजमाता अक्षर नहीं है क्योंकि इसके उच्चारण में राज अलग उच्चरित हो रहा है, माता अलग उच्चरित हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से अक्षर होता है जिन वर्णों का एक साथ एक झटके से उच्चारण हो जाए वो अक्षर कहलाते हैं। जिन वर्णों का एक साथ एक झटके से उच्चारण हो जाए वो अक्षर कहलाते हैं, ठीक है। ये सभी अक्षर हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्ण समझ में आए, अक्षर समझ में आया, आगे बढ़ते हैं शब्द। शब्द की बात करें तो दोस्तों, एक या एक से अधिक वर्णों का वह समूह है जो सार्थक हो शब्द कहलाता है। सार्थक हो शब्द कहलाता है। इसमें शर्त है कि वर्णों का समूह हो, वर्णों का समूह हो, पहली बात। दूसरी बात, सार्थक हो, ठीक है। वर्णों का समूह तो जैसे यहां पर कुछ भी लिखे, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया कारीगर, कारीगर, बगीचा। यहां पर कारीगर का कोई अर्थ होता है, बगीचे का कोई अर्थ होता है, लेकिन यहां पर जैसे इन वर्णों को अगर मैं बदल दूं, इनका क्रम बदल दूं, तो ये हो गया गीबचा। गीबचा कोई शब्द होता है क्या, इसका कोई अर्थ निकलता है क्या? कागर्री, कागर्री। अगर मैं इन शब्दों का क्रम बदल दूं, इसका कोई अर्थ होता है क्या? वर्णों का समूह तो है लेकिन सार्थक नहीं है, इसलिए वो शब्द नहीं है। शब्द में क्या होता है? वर्णों का समूह होता है और वो सार्थक होता है, तभी शब्द कहलाएगा, अन्यथा वो शब्द नहीं कहलाएगा। सामान्य सी बात है। आगे चलें। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यदि शब्द की बात समझ में आई हो तो अब आ रहा अपने पद। पद हिंदी में एक बिंदु होता है पद परिचय। पद परिचय, पद परिचय का मतलब होता है कि यहां से लेकर के आपके सामने ये वाक्य है और ये इतने शब्द लिखे हुए हैं, तो इस शब्द का इस वाक्य में क्या स्थान है, इसका इंट्रोडक्शन देना ही कहलाता है पद परिचय। कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है, संबंधबोधक अव्यय है, निपात है,
ये क्या चीज है क्या चीज ये, इसका परिचय, व्याकरणिक परिचय देना ही कहलाता है पद परिचय। लेकिन पद क्या है फिर, वो तो ठीक है, पद परिचय हो गया, ये तो बाद की बात है, जब वाक्य पढ़ेंगे तब आएगा इसका समझ में कि पद परिचय। जब वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे तो वाक्य शुद्धि के अंतर्गत फिर जाके क्लियर होगा कि पद परिचय कैसे किया जाता है। जब वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे तब की बात है, ये सबसे अंत की बात है। लेकिन पद क्या है उसको यहां समझ लेते हैं। स्वतंत्र शब्द में बोला मैंने बरसात। अगर मैं कहूं, अगर यहां पे ये है, ये लिख दिया मैंने बरसात, ये शब्द है, लेकिन इस बरसात को उठा करके मैंने वाक्य में यहां डाल दिया और यहां वाक्य बन गया बरसात बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही है। तो ये जो वाक्य है, इस वाक्य में जब मैं बरसात के लिए कहूंगा तो यहां इसको शब्द नहीं कहूंगा, यहां इसको मैं कहूंगा पद। मौसम है, मौसम शब्द है, लेकिन वाक्य में हम इसको प्रयुक्त करते हैं कि आज मौसम बड़ा अच्छा है। तो यहां पर मौसम बड़ा अच्छा है, तो मौसम जब यहां पर आएगा, यहां पर ये मौसम मैंने अगर इसको स्वतंत्र रूप में लिखा तो ये शब्द है। लेकिन यदि इस मौसम को मैंने वाक्य में प्रयुक्त कर दिया और मौसम के साथ में आगे पीछे और शब्द जोड़ करके एक वाक्य बना दिया, तो ये मौसम, ये केवल ये मौसम पद कहलाएगा, न कि शब्द कहलाएगा। क्या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि वह शब्द जिनको उठा करके वाक्य में रख दिया जाता है और वाक्य में रखने के बाद उन शब्दों का अन्य शब्दों से व्याकरणिक संबंध स्थापित हो जाता है और उन शब्दों को व्याकरणिक पहचान मिल जाती है, पद कहलाते हैं। ध्यान दीजिए वापस, वे स्वतंत्र शब्द जिनको किसी वाक्य में प्रयुक्त कर लिया जाता है और वाक्य में प्रयुक्त करने के बाद उनका व्याकरणिक संबंध स्थापित हो जाता है आपस में। ये कर्ता है, इस कर्ता का इस कर्म के साथ संबंध है, इस कर्म का इस क्रिया के साथ संबंध है, आपस में ये संबंधित हो जाते हैं और उस पद को भी एक व्याकरणिक पहचान मिल जाती है। पहचान मिलती है कि वो कर्ता है, क्रिया है, कर्म है, सहायक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, कौन सी क्रिया है। तो जो भी वो है उसको एक व्याकरणिक पहचान मिल जाती है उस स्वतंत्र शब्द को, तो वहां वो शब्द न कहला करके क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। आगे चले, आगे आइए दोस्तों। वाक्य, वाक्य है, वाक्य की बात कर रहा हूं, सीधी सी परिभाषा है, जो है वही है, कोई ज्यादा समझने का नहीं है, ज्यादा ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई अलग अर्थ निकल रहा है। एक या एक से अधिक सार्थक शब्दों का समूह जो एक व्याकरणिक अर्थ देता है वाक्य कहलाता है। ठीक है, एक या एक से अधिक सार्थक शब्दों का समूह जो एक व्याकरणिक अर्थ देता है वाक्य कहलाता है। सामान्य बात है, कोई विशेष बात नहीं है, कोई समझाने की बात नहीं है। वाक्य, जो वाक्य अभी मैंने आपको बताया था कि ये व्याकरण की विस्तृत इकाई है, तीसरी इकाई है, जिसके अंतर्गत वाक्य के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। सारी चीजें इसी के अंतर्गत आती है। जब संपूर्ण व्याकरण का ज्ञान हो जाएगा तब आप वाक्य के पास जाएंगे और तभी उसको सही कर पाएंगे। अन्यथा डायरेक्ट इस तरह से पढ़ते हैं, इधर शुद्ध वाक्य दे दिए, इधर अशुद्ध वाक्य दे दिए, शुद्ध क्या अशुद्ध पढ़ लिया, चलो हो गई वाक्य शुद्धि। नहीं, इस तरह से नहीं हो सकती, क्योंकि आपने 100 पढ़े, 150 पढ़े, 200 पढ़े, यदि उनमें से ना करके उसको घुमा करके किसी भी तरीके से दे दिया तो वहां क्या करोगे फिर। ठीक है, तो ये बात की बात है। अर्थ केवल इतना ही है कि सार्थक शब्दों का समूह जो एक व्याकरणिक अर्थ देता है वाक्य कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाषा की। भाषा, भाषा के बारे में सामान्यतः हम परिभाषा देते हैं कि एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा कहलाती है। सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन भोलानाथ तिवारी हैं, हिंदी व्याकरण हैं, ठीक है, उन्होंने एक परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि उच्चारण अवयवों से उच्चरित, ध्यान से सुनिए, वही बात है, केवल शब्दों का फेर है। उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था जो एक सभ्य समाज में विचार विनिमय का माध्यम बनती है, भाषा कहलाती है। ठीक है, भाषा को हम थोड़ा विस्तृत देखते हैं। देखिए, बात कर रहा हूं भोलानाथ तिवारी की। भोलानाथ तिवारी, सामान्य परिभाषा तो आप देखते हो कि
विचार विनिमय का साधन भाषा कहलाती है, एक दूसरे के भावों का आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा कहलाती है। इन्होंने परिभाषा दी है कि उच्चारण अवयवों से उच्चरित, लिख देता हूं मैं, उच्चारण अवयवों से उच्चरित, उच्चारण अवयवों से उच्चरित, यहां से देखिए, उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था, ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था जिसके द्वारा सभ्य समाज विचार विनिमय करता है, भाषा कहलाती है। परिभाषा मैंने लिखी, परिभाषा की कोई विशेष बात नहीं है, केवल समझाने के उद्देश्य से कह रहा हूं कि विचार विनिमय का साधन होता है, ध्वनि प्रतीकों का निश्चित चिन्ह होता है और इसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, भाषा कहलाती है। भाषा से संबंधित आप जो पेपर देते हो, आपकी परीक्षा का लेवल क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, किस स्तर की वो परीक्षा है, उस स्तर के अनुसार प्रश्न पूछे जाते हैं। भाषा हो, वर्ण हो, अक्षर हो, शब्द हो, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, वही चीज़ें हैं, लेकिन आप किस स्तर की परीक्षा दे रहे हो उस स्तर के अनुसार प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये कौन सा प्रश्न कब पूछा गया, इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो पढ़ रहे हो फ्रेश तरोताज़ा दिमाग से टॉपिक को ध्यान में रखते हुए पढ़िए। वो प्रश्न एग्जाम में 10 साल पहले पूछा गया हो या आने वाले जस्ट पिछली साल पूछा गया हो या आगे पूछा जाएगा, वो सब चीज़ें बाद की बात है। पहले तो जो मुख्य बिंदु है उसको तो समझो। जब सारा सब कुछ मुट्ठी में है तब बात की बात बनती है कि ये प्रश्न आया था या नहीं आया था, इसमें से पूछते हैं या नहीं पूछते। सबसे पहला अपना काम है सिलेबस मुट्ठी में करना, ठीक है। तो यहाँ पर भाषा की बात कर रहा हूँ। भाषा से संबंधित थोड़ी विस्तृत बात बता देता हूँ, क्योंकि ये हिंदी व्याकरण के साथ साथ में आपके जो पेपर में दूसरे भाग है सामान्य ज्ञान के, उनमें से भी प्रश्न बन सकता है। बात करते हैं भाषा की। एक तो आपने सुना होगा नाम राजभाषा और एक आपने नाम सुना होगा राष्ट्रभाषा। देखिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको विस्तृत जीरो से लेकर के जहां तक संभव है, जहां तक आपकी सफलता के लिए जरूरी है, वहां तक मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में हम बात करेंगे। तो यहां पर जो राजभाषा है, इसका सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना कि ये संवैधानिक होती है। संवैधानिक होती है मतलब इसका संविधान से लेना देना होता है। सीधी सी बात है कि राजभाषा संविधान से इसका लेना देना होता है और राष्ट्रभाषा इसका से कोई लेना देना नहीं होता। मुख्य बात यहां पर राजभाषा की बात कर रहे हैं, तो यहां पर यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि 8वीं अनुसूची में संविधान लागू होते समय 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, जिनमें से कौन सी भाषा नहीं है। 4 ऑप्शन देगा, A, B, C, D, ठीक है। तो यहां पर यदि वो ऑप्शन देते हैं तो इनमें लिख लीजिए हिंदी, बांग्ला, पंजाबी और नेपाली। इस तरह के कोई से भी ऑप्शन दे सकता है कि 8वीं अनुसूची में जब 14 भाषाएं जब भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो इस समय हमारी 8वीं सूची में 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। उन 14 भाषाओं के अलावा
बाद में, संविधान लागू होने के बाद में और 8 भाषाओं को और मान्यता मिल गई, तो आज वर्तमान रूप में 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त है। तो उनके बारे में यदि हमें हिंदी से संबंधित यदि कोई आरपीएससी का पेपर होता है तो आरपीएससी कहीं से भी कुछ भी प्रश्न पूछ सकती है, हम उनको चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। यदि हिंदी व्याकरण जो कि हिंदी भाषा है उससे यदि ये प्रश्न पूछ लिया जाता है तो हम चैलेंज नहीं कर सकते कि आपने भाषा का प्रश्न कैसे पूछा, क्योंकि व्याकरण एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, उसके बारे में पूछना सिलेबस के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक तो है राजभाषा, एक है राष्ट्रभाषा। दोस्तों राष्ट्रभाषा सबसे पहले अपन क्लियर कर लेते हैं कि राष्ट्रभाषा का संविधान से कोई लेना देना नहीं होता, संविधान में कोई उल्लेख नहीं होता। राष्ट्रभाषा तो उस भाषा को बना दिया जाता है जिसमें उस देश के बहुसंख्यक लोग विचार विनिमय करते हैं, जिस भाषा में बहुत ज़्यादा विस्तृत साहित्य लिखा जाता है, जी उस भाषा की एक सुदृढ़ लिपि और एक मजबूत शब्दकोश होता है, उसे राष्ट्रभाषा बना दिया जाता है। विचार विनिमय बहुत ज़्यादा लोग करें उस भाषा में, उस भाषा में ही उस देश का अधिकांश साहित्य लिखा गया हो, उस भाषा का एक शब्दकोश भी हो, उस भाषा की एक लिपि भी हो, वो भाषा राष्ट्रभाषा बना दी जाती है। संविधान में कोई उल्लेख नहीं होता। ठीक है, बात इसकी गई। यहां पर अब बात कर रहे हैं हम राजभाषा की। आपकी राजभाषा हिंदी है। यहां पर ध्यान रखिएगा, संविधान के भाग 17 अध्याय 1 अनुच्छेद, जिस चीज को पढ़ रहे हो उसके बारे में उसका इतिहास तो जानना चाहिए ना। अनुच्छेद 343 से 351, भाग 17 अध्याय 1 अनुच्छेद 343 से 351, अनुसूची 8वीं, ये इसका एड्रेस है। जिस प्रकार हम किसी नए शहर में किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो मकान नंबर, प्लाट नंबर, गली नंबर, वो सारा एड्रेस लेके जाते हैं, तब हम वहाँ जाके पूछताछ करके वहाँ तक पहुँचते हैं अपने गंतव्य तक। उसी प्रकार राजभाषा की बात आए तो ये एड्रेस की तरह याद कर लीजिए। भाग 17 अध्याय 1 अनुच्छेद 343 से 351 और अनुसूची 8वीं। देखिए अंदर की बात करते हैं जो सामान्य ज्ञान के लिए भी आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए 26 नवंबर 1949 को 14 भाषाओं को मान्यता दी गई, मान्यता दी गई। और 14 के बाद में फिर कितनी प्लस हुई? 8 प्लस हुई। वर्तमान में कितनी है? 22 है। यहाँ पर बात करते हैं 14 भाषाओं की। तो देखिए इन 14 भाषाओं को याद करने के लिए आप यहाँ पर मेरे साथ बोर्ड पर देखिए, अपनी नोटबुक में नोट करिए। HAG BSP K² M² U² T²। H से आप बोलोगे हिंदी। क्या बोलोगे प्रिय बालकों? ये जो है सामान्य ज्ञान के लिए भी बहुत जरूरी है, और हिंदी भाषा के लिए जो आपका व्याकरणिक पोर्शन हो या आपका लिटरेचर का पोर्शन हो उसके लिए भी बहुत जरूरी है। सेकंड ग्रेड हो, SI हो, SI में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जनरल अकाउंटेंट हो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। बाकी जो साहित्यिक एग्जाम्स होते हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट, उनके लिए तो है ही है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है सामान्य ज्ञान के लिए भी। फिर हिंदी से संबंधित भी यदि ये आपका बिंदु नहीं जुड़ा हुआ हो तो जीके के पोर्शन में, जीके के वाले भाग में भी ये प्रश्न आ सकता है। एजी से आप याद करेंगे असमिया। कौन सा मिया? असमिया और गुजराती। गुजराती। बीएसपी से आप बोलोगे बांग्ला, संस्कृत, बांग्ला, संस्कृत, पंजाबी। बोलो दोस्तों, बांग्ला, संस्कृत, पंजाबी मतलब बीएसपी। K² M² U² T²। देखो कम्यूटी, KMUT, कम्यूटी, इस तरह से आप इसको कैसे भी याद कर सकते हैं। K² में बोलो कन्नड़ कश्मीरी,
एक हो गई कन्नड़, एक हो गई कश्मीरी, कन्नड़ कश्मीरी। एम स्क्वायर से आप बोलोगे मलयालम मराठी, मलयालम, मलयालम मराठी। यू स्क्वायर से बोलो उर्दू उड़िया, उर्दू उड़िया। और टी स्क्वायर से बोलो तमिल तेलुगु, तमिल तेलुगु। कितनी हो गई? देखो 1 2, इसमें कितनी है 3, इसमें कितनी है 2, इसमें 2, इसमें 2 और इसमें 2। तो ये टोटल हो गई 14 भाषाएं जो हमारे संविधान को हमने आत्मार्पित किया, अंगीकृत किया, संविधान को हमने अपनाया 26 नवंबर 1949 को। उसी समय हमें हमारे देश में 14 भाषाओं को मान्यता दे दी गई थी संविधान की 8वीं अनुसूची में, जिसमें आपकी हिंदी भाषा है। ठीक है, यहां पर एक बार और मैं इसको दोहराना चाहूंगा। HAG BSP के स्क्वायर यू स्क्वायर एम स्क्वायर यू स्क्वायर कम्यूटी बोल करके हम इसको एक साथ याद सकते हैं, कम्यूटी कम्यूटी, इस तरह से HAG BSP कम्यूटी। H से हिंदी, AG से असमिया गुजराती, BSP से बांग्ला, संस्कृत पंजाबी, कन्नड़ कश्मीरी, मलयालम मराठी, उर्दू उड़िया, तमिल तेलुगु। कितनी हो गई? 14। कितनी बच रही है? 8 बच रही है। अब समस्या यह है कि यदि इनमें से भी नहीं पूछते हैं तो आगे जो 8 जुड़ी है उनका संवैधानिक संशोधन पूछ लेते हैं। कौन सी भाषा किस वक्त जुड़ी, कब जुड़ी और ग्रुप में कौन कौन सी थी, वहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो एक नज़र उन पर भी डाल लेते हैं। 14 के बाद में बात करता हूं 15वीं भाषा। 15वीं के रूप में दोस्तों जुड़ी सिंधी भाषा, सिंधी भाषा। और सिंधी भाषा जुड़ी 21वां संविधान संशोधन 1967। ध्यान दीजिए, 15वीं के रूप में सिंधी जुड़ी 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत। अब 15 के बाद में एक साथ 3 आई, 15 और 3 कितने होंगे? 18। ठीक है, पहले एक आई 14 और 1 15, वो एक कौन सी थी? सिंधी। सिंधी के बाद में 3 आई, 15 और 3 18। तो यहाँ पर देखिए 16 17 और 18 ये आई। यहाँ पर हम लिखेंगे मणि को ने, ये होगी मणिपुरी, ये होगी कोंकणी और ये होगी नेपाली। कितनी हो गई दोस्तों? एक आई 14 के बाद में, 15 सिंधी, सिंधी के बाद में कितनी आई? 3 आई। 3 कौन सी? मणि कोने। इनको हम यहाँ पर एक साथ याद कर सकते हैं, इनको इस तरह से इस ग्रुप में याद कर सकते हैं, मणि कोने। ठीक है, किसी चीज के लिए है या नहीं है उसके लिए सामान्य भाषा में बोलते हैं मणि है या नहीं है, नहीं है तो अपन बोलते थे मणि कोने। तो इस तरह से कोने, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। दोस्तों यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये 21वां संविधान संशोधन था और ये 71वां संविधान संशोधन था। और ये जो संशोधन था ये था 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992। इसके तहत 3 भाषा जुड़ी। अब 18 जब हो गई तो अब अपने पास होगी 19, 20, 21 और 22। ये 4 भाषाएं होगी जो अब जुड़ेगी एक साथ। यहाँ पर 4 भाषा के लिए हम याद रखने के लिए लिखेंगे डी से पहले ले लो इसको याद रखने के लिए, SDM लिख लो आप, SDM। देखिए दोस्तों, SDM पोस्ट है, SDM, और ये है B, तो आप इसको BSDM या बड़ा SDM याद रख लीजिए। B से बड़ा याद रख लीजिए, बड़ा SDM। यहां से अपनी जो भाषा बनती है वो बनती है बोडो। S से बनती है संथाली। D से बनती है डोगरी और M से बनती है मैथिली।
कितनी हो गई? 4 हो गई, 3 हो गई, यहां पर कितनी हो गई? बड़ा एसडीएम के साथ में 4 हो गई, 22 भाषाएं अपनी पूरी हो गई। दोस्तों इसका जो संविधान संशोधन है वो है 92वां संविधान संशोधन सन 2003। इसके तहत ये 4 भाषाएं शामिल की गई। अब मुझे उम्मीद है कि प्रारंभ की 14 आपको याद हो गई होगी, HAGPSP KMUT स्क्वायर। उसके बाद में 15 आई सिंधी 21वां संविधान संशोधन, उसके बाद में 3 आई मणिकोने 71वां संविधान संशोधन, और उसके बाद में 4 आई बड़ा एसडीएम जिसमें हम पढ़ेंगे बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली 92वां संविधान संशोधन। एक चीज़ और बताऊंगा, यदि संविधान संशोधन याद भी नहीं हो तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि यदि ये याद कर लेते हो तो यहाँ पर थोड़ा सा टोटल कर लेना। 21 को जब हम जोड़ते हैं, किस में जोड़ते हैं? 71 में, तो 1 और 1 कितने आते हैं? 1 और 1 होता है 2, और 7 और 2 कितने हो गए? 9, तो 21 और 71 हो गए 92। तो इस तरह से हमें तीनों संविधान संशोधन याद रह सकते हैं, दिमाग से निकलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। 21, 71 जोड़ेंगे 92, तो ये तीनों ही सेट हो गया, एक तीनों का 21, 71 और 92 का ये सेट याद हो गया, तो तीनों ही संविधान संशोधन याद हो गए। इस तरह हमें संशोधन भी याद हो गए, भाषा भी याद हो गई, भाषाओं का ग्रुप भी याद हो गया, क्रम भी याद हो गया। ठीक है, ये है भाषा की बात। राजभाषा संवैधानिक प्रावधानों के तहत होती है, संविधान में उसे पहचान दी जाती है, अनुच्छेदों में उससे संबंधित प्रावधान लिखे जाते हैं। हमारे देश की राजभाषा हिंदी है, जो 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्राप्त हुई, और जो राष्ट्रभाषा है वो भी हिंदी है, लेकिन वो 10 ही राज्यों की है केवल। ठीक है, वो विस्तृत बात हो जाएगी, बाद में बात करते हैं, उसके लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भाषा के बारे में आपने बात करी, अब मैं बात करना चाहूँगा लिपि की। लिपि क्या है? भाषा पहले आई, लिपि पहले आई। पहले दोस्तों भाषा उत्पन्न हुई, बोलियों से भाषा बनी, विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न प्रकार की बोलियों से एक भाषा का जन्म होता है, और भाषा का जन्म होने के बाद में उस भाषा को सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध और वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए उसकी लिपि की आवश्यकता पड़ती है। तो पहले भाषा है, उसके बाद में उस भाषा को सुव्यवस्थित, वैज्ञानिक और क्रमबद्ध बनाने के लिए लिपि का निर्माण होता है। तो लिपि जो है हमारी हिंदी की, वो है देवनागरी। कौन सी है? देवनागरी। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, यहाँ पर सामान्य प्रश्न है बिल्कुल, कि निम्न में से कौन सी भाषा की लिपि, निम्न में से कौन सी भाषा की लिपि देवनागरी है? देवनागरी है। यदि यहाँ पर मैं आपके सामने इसके जो ऑप्शन है ये रखता हूँ, ए हिंदी, बी संस्कृत, सी नेपाली और डी मराठी। निम्न में से कौन सी भाषा की लिपि देवनागरी है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी। यदि ऑप्शन यही रखूं और यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्रश्न में चेंज कर दूं कि निम्न में से कौन सी भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है, तो क्या होगा फिर? है में तो यदि आपने हिंदी आंसर दे दिया, लेकिन यदि मैं कहूं कि निम्न में से कौन सी भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है, इसका मतलब 3 की है, 1 की नहीं है। उस स्थिति में आप क्या जवाब दोगे? देवनागरी लिपि कौन सी भाषा की नहीं है, इस स्थिति में आपका जवाब क्या होगा? आप 2 की तरफ जाओगे, या तो बताओगे नेपाली या बताओगे मराठी। ऐसा मत करना, ऐसा इसलिए मत करना कि हिंदी की भी लिपि देवनागरी है, संस्कृत की भी लिपि देवनागरी है, नेपाली की भी लिपि देवनागरी है, और मराठी भाषा की भी लिपि देवनागरी है। इसलिए हिंदी के साथ साथ 3 भाषाएं और याद रखनी है आपको, कि देवनागरी जो लिपि है वो हिंदी, संस्कृत, नेपाली और मराठी 4 भाषाओं की है। यहाँ पर
बात करते हैं, ये जो देवनागरी लिपि है, सामान्य बात बता रहा हूं, बाएं से दाएं लिखी जाती है, उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है, उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है, उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। और 4 भाषाएं आपको याद है, अभी अभी मैंने आपको बताया था, हिंदी, संस्कृत, नेपाली और मराठी। इन 4 भाषाओं का ध्यान रखें। दाएं से बाएं लिखी जाती है, उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। इसको थोड़ा विस्तृत समझिए कि जैसा बोला जाता है, जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, वैसा ही लिखा जाता है। ये हुआ उच्चारण के अनुरूप। ये बात यहां पर क्यों बताई, ये बात क्यों जरूरी है बताना, ये इसलिए जरूरी है बताना कि जो रोमन लिपि है जिसमें अंग्रेजी भाषा लिखी जाती है, उसमें ये चीज़ लागू नहीं होती। ये केवल देवनागरी लिपि में ही लागू होती है, हिंदी भाषा में ही लागू होती है कि जो देवनागरी लिपि है उसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, उच्चारण के अनुरूप लिखा जाता है। रोमन लिपि में ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि सर ये क्या बात बता रहे हो, कुछ समझ में नहीं आया। ये समझ में नहीं आया तो हम इस उदाहरण को देख सकते हैं कि रोमन लिपि में हम अंग्रेजी में लिखते हैं CUT कट, PUT पुट, BUT बट। एक अपन लिखते हैं नाइफ, KNIFE। एक अपन लिखते हैं साइकोलॉजी, साइकोलॉजी जो लिखते हो लॉजी, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर जो P है वो आपके इसका उच्चारण या नहीं है, जो K है उसका उच्चारण या नहीं है। अगर ये CUT कट है तो PUT पट होना चाहिए ना, PUT पट बोलेंगे इसको, जैसे BUT बट बोलते हैं तो कट पट बट ये सही है। KNIFE को कनाइफ बोलना चाहिए, ये साइकोलॉजी को पसाइकोलॉजी बोलें, फिर पसाइकोलॉजी कनाइफ। इस तरह की जो उच्चारण में भिन्नता पाई जाती है, उच्चारण में जो अंतराल आता है, वेरिएशन आता है, वो देवनागरी लिपि में नहीं आता। देवनागरी लिपि में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। अब एक सामान्य बात बताऊं, वो इसलिए है कि अंग्रेजी या रोमन लिपि में 26 ही वर्ण होते हैं, जबकि हमारे पास 52 वर्ण होते हैं। और भी यदि प्लस करें तो 56 वर्ण होते हैं। ये 52 क्या है, 56 क्या है, ये पढ़ेंगे हम वर्णों की गणना में। अगर आप 52 भी माने तो इनसे रोमन लिपि से लगभग 2 गुने हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर जब जिनके पास 26 ही वर्ण है तो वो पुनरावृत्ति हो सकती है। जब हमारे पास इतने ज़्यादा हैं तो हम क्यों रिपीट करें, क्यों दूसरे वर्ण को एक दूसरे के स्थान पर डालें। इसलिए वर्णमाला में पर्याप्त वर्ण होने के कारण हमें ऐसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। देवनागरी लिपि में पर्याप्त वर्ण होने के नाते ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती। ध्यान रखिए लिपि के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ तक कि मुझे उम्मीद है बात आप समझ गए होंगे। सामान्य लास्ट बात बच रही है, अपनी अंतिम बात बच रही है, व्याकरण। व्याकरण दोस्तों, इसमें देखो वी, धन, आ, धन, करण। वी यहां पर अगर मैं बिल्कुल ही इसको शाब्दिक अर्थ लूं तो विशेष ले सकता हूं। आ से मतलब तक हो सकता है और करण से मतलब कार्य ले सकते हैं। वी, धन, आ, धन, करण। व्याकरण 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें वी विशेष उपसर्ग है,
आ उपसर्ग है और करण मूल शब्द है। विशेष तक कार्य अर्थात व्याकरण क्या है जिसमें विशेष तक कार्य करें। आप तो ये शब्दों का ही अर्थ ग्रहण कर लीजिए जिसमें हो जाएगा अपना काम। विशेष तक कार्य करें। विशेष तक कार्य का मतलब यदि शब्द पढ़ रहे हैं तो शब्द की तह तक जाएं। पैदा कहाँ से हुआ, प्रयोग कैसे हुआ, कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के नहीं हैं, इनको समझने के लिए जो विशेष कार्य किया जाता है किसी भाषा के माध्यम से वो कहलाती है व्याकरण। ठीक है। वि का मतलब होता है विशेष। वि का मतलब विशेष याद नहीं हो तो इसे ऐसे याद रख लीजिए। विवाह का शब्द आपने सुना होगा, विवाह। यहाँ भी वि का मतलब विशेष ही होता है और इसमें जुड़ा हुआ है वाह। यहाँ भी क्या होगा, विशेष ही होगा। जहां पर वि जुड़ा हो, विज्ञान से ले लीजिए, विज्ञान। अब तो याद हो जाएगा वि का मतलब क्या है, विशेष। अब देखो, कार्य तक जाना, विशेष कार्य तक जाना, उसकी तह तक जाना, उसके बारे में क्रमबद्ध अध्ययन करना, वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना, वो चीज कहलाती है व्याकरण। विज्ञान, अगर ज्ञान के आगे वि उपसर्ग लगा देंगे, ज्ञान है, बिल्कुल ज्ञान है, लेकिन ज्ञान के आगे वि लगा देंगे, विज्ञान हो जाएगा। विज्ञान का मतलब मैं यहाँ आपकी साइंस से नहीं ले रहा। यदि आपको व्याकरण पढ़ने का ज्ञान है तो ठीक, अच्छी बात है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि ज्ञान अपने आप में विस्तृत फैला रहता है, लेकिन उसको क्रमबद्ध करके, सुव्यवस्थित करके, बिल्कुल उसका ऑर्डर सेट करके यदि हम उसको तरीके से अपने मन मस्तिष्क में, अपने अंतःपटल में स्थायी कर लेते हैं तो वो बन जाता है विज्ञान, जिसे हम अपने जब चाहे जब उसका आउटपुट ले सकते हैं। हमें वो सारी चीज़ें याद रहती है। अर्थात किसी भी अध्ययन को, पाठ्य सामग्री को पढ़ने से पहले सुव्यवस्थित तरीके से उसे जमा कर उसका अध्ययन करना कहलाता है विज्ञान। विशेष ज्ञान, विशेष तरीके से ज्ञान लेना कहलाता है विज्ञान। ये है इसका अर्थ। यहाँ पर विवाह, वि का मतलब होता है विशेष, वाह का मतलब होता है वहन करना, या फिर वहन करना के साथ में आप इसका दूसरा अर्थ लिख सकते हो जिम्मेदारी। ठीक है दोस्तों, तो विशेष जिम्मेदारी जब अपन वहन करते हैं, विशेष जिम्मेदार हम हो जाते हैं तो उसका अर्थ होता है विवाह। अब हम विशेष जिम्मेदारी वहन करेंगे तो वी का मतलब ये है। वी का अब तो यहाँ व्याकरण का जो वी है इसका मतलब आप समझ गए, वी धन आ धन करण, विशेष तक यहाँ पर ये व्याकरण है। अर्थात किसी भी भाषा को समझने के लिए, उसके नियमों को लिपिबद्ध करने के लिए, उसकी नियमावली निर्धारित करने के लिए जिस शास्त्र का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं व्याकरण। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। बात करी हमने यहाँ पे देखिए वर्ण की, अक्षर की, शब्द की, पद की, वाक्य की, भाषा की, लिपि की और व्याकरण की। ठीक है, यहाँ पर मुझे उम्मीद है जो भी मैंने आपको सामान्य परिचय दिया, जिस तरीके से समझाना चाहा, सारी बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, कंठस्थ हो गई होगी। और यदि नहीं हुई हो तो आप अपनी नोटबुक में, आप अपनी कॉपी में इन चीज़ों को लिख करके इस तरीके से याद करिए कि दोबारा इनका आउटपुट बिल्कुल आप जब चाहो तब आए, और कोई आपको जब परीक्षा हो या उसके जो प्रश्न हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि जब तक आप इनको याद नहीं करोगे, जब तक इनका आउटपुट नहीं आएगा, तब तक जीतना असंभव है। जब दुनिया आपको कमज़ोर समझने लगे, जब दुनिया समझ जाए कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, उस वक्त आपको जीतना ही होगा, जीतना जरूरी ही हो जाएगा। तो वो समय आप खुद देख लीजिए अपना अवलोकन करके कि वो समय अब आ गया या अभी और हारना चाहते हो, तो वो आपका खुद का डिसीजन है, खुद का निर्णय है। दोस्तों, मेरा कहना यह है कि अब समय आ गया है। ठीक है, अब समय आ गया है। अपने स्तर पर, अपने घर पर, अपने समयानुसार जिस प्रकार भी आपको समय मिल रहा है, अपने दिल और मन मस्तिष्क से बिल्कुल अपने अध्ययन में जुट जाइए और बिल्कुल तरीके से किसी चीज़ को अध्ययन करिए। कैसे भी पढ़िए, माध्यम कुछ भी हो पढ़ने का, लेकिन ज़बरदस्त तैयारी करो, बिना ऑप्शन के तैयारी करो। जब परीक्षा हो तब खुद ही कह दो कि आने दो, पेपर देखता हूँ कौन सा सवाल मेरे को नहीं आता, मैं खुद लालायित हूँ इस परीक्षा में बैठने के लिए। जब ये जज्बा होगा, जुनून होगा, तो आप स्वतः ही उस परीक्षा में एक बढ़िया हीरो की तरह बिंदास हंसते हुए जाओगे और हंसते हुए बाहर निकलोगे।
ठीक है, तो मेहनत बोलती है, आपका अनुभव बोलता है, आपका अभ्यास बोलेगा। तैयारी करते रहिए ज़बरदस्त तरीके से, जुनून के साथ, जिद के साथ।